मरीचिका एक रहस्य से लिपटा सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर हिंदी उपन्यास। लेखक सुकेश कुमार श्रीवास्तव, जिनकी लेखनी में ऐसा तिलिस्म है जो कल्पना और यथार्थ के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। प्रस्तुत है भाग 3। बाहर आकर संदीप वरांडे में खड़ा कुछ देर तक सोचता रहा। मामला गंभीर हो गया था। इतना तो पक्का हो गया था कि वाही के मर्डर का संबंध हाईवे पर हुई हत्या और हथियारों की स्मगलिंग से संबंधित था। वाही की पत्नी कुसुम तो शायद सिर्फ साथ में होने की वजह से मारी गई थी। लगता है वाही को दी गई धमकी गंभीर थी, जिसे वाही ने उतना सीरियसली नहीं लिया था। उसे नहीं लगा होगा कि इस तरह से एक पुलिस वाले के घर में घुसकर भी कोई कांड कर सकता है। इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया था। सुरक्षा प्रबंध की बात तो क्या, उसने लापरवाही बरती थी। इसका प्रमाण यह था कि उसने रात को सोते समय अपने बेडरूम का दरवाजा भी बंद करने या लॉक करने की जहमत नहीं उठाई थी। और भी ऐसे बहुत से कारण थे जिससे उसकी लापरवाही झलकती थी। बाहर के मुख्य दरवाजे को छोड़कर लगभग सभी दरवाजे एक तरह से खुले ही थे। हर व्यक्ति सोने के पहले अपने घर के अंदर भी पूरी सावधानी बरतता है, पर वह निश्चिंत था। वह सीनियर पुलिस अधिकारी था। उसका रिवॉल्वर जरूर उसके पास ही रहा होगा, पर क्या पता इसका कोई जिक्र तो आया नहीं। क्या मालूम रिवॉल्वर भी वह अलमारी में रखकर ही सोता हो। इंस्पेक्टर चंद्रा, इंस्पेक्टर चौहान व अन्य पुलिस वाले तो यही मानकर चल रहे थे कि कोई पुराना अपराधी जिसकी अदावत वाही से रही होगी और जो उससे तपा रहा होगा, उसने ही वारदात को अंजाम दिया होगा। कत्ल के मोटिव तक जाने में वे गंभीर नहीं लग रहे थे, पर संदीप को मालूम था कि कत्ल का असली मोटिव क्या हो सकता है। अपने शहर में अवैध हथियारों का इतना बड़ा काम हो रहा हो, यह मानने के लिए उसका दिल भी तैयार नहीं हो रहा था। देश के तमाम छोटे शहरों की तरह यहां भी जुर्म होते थे, लूट भी होती थी और हत्याएं भी होती थी। अधकचरे माफिया भी थे, पर हथियारों का काम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। अभी उसका शहर इतना विकसित नहीं हुआ था। शहर के माफियाओं की इतनी काबिलियत नहीं थी। अगर किसी ने हाथ डाला भी होगा तो जल्दी ही बात खुल जाएगी। क्या वह अपने शहर को अंडर एस्टिमेट कर रहा था? संदीप वरांडे से उतरकर बाहर का मेन गेट खोलकर सड़क पर आ गया। उसकी मारुति 800 सकुशल सड़क के पार नीम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। गेट के एक किनारे बाउंड्री की छांव में परमानेंट सिपाही खड़े होकर खैनी बना रहा था। इस सड़क पर कोई होटल नहीं है साहब, उसने खैनी बनाना रोक कर कहा। आगे चौराहे से दाहिनी तरफ वाली सड़क पर ही है, आधा किलोमीटर दूर होगा। तुम यहां क्यों खड़े हो परमानंद? संदीप ने पूछा। दरोगा जी हमारी ड्यूटी लगाए हैं, उसने फिर खैनी बनाना चालू कर दिया। एक आदमी को बाहर तो रहना ही है। अच्छा, वो गली किधर है जिससे तुम सुबह पीछे गए थे? वो है ना, परमानंद ने उंगली से इशारा किया। मैं अभी आता हूं। संदीप आगे बढ़ गया। परमानंद उसे असमंजस से देखता रहा। 2 मकान के बाद एक गली थी। संदीप उसी में आगे बढ़ा। 1 मकान बाद ही फिर गली थी। संदीप उसी में घुसा और वाही के मकान के पीछे आ गया। वाही के मकान के पीछे एक 400 गज का प्लाट खाली पड़ा था।
उसके चारों तरफ मकान बने थे। प्लाट में एक तरफ कुछ फावड़े, गैंती, तसला, पानी के लिए पुराना ड्रम इत्यादि रखे थे। एक तरफ नई ईंटों की कतार लगी थी। देखकर ही लग रहा था कि इस प्लाट पर भी जल्द ही काम शुरू होने वाला था। एक मजदूर जैसा आदमी गमछा जमीन पर बिछाए बैठा था और मोबाइल पर गाना सुन रहा था। संदीप उसी के पास पहुंचा। वह आदमी हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। काम क्यों नहीं शुरू हुआ अभी तक? संदीप ने जरा जोर से पूछा। जी मिस्त्री आए ही नहीं। मिस्त्री? क्यों नहीं आए मिस्त्री अभी तक? पता नहीं साहब, हम तो 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। यह फावड़ा गैंती तुम लेकर आए हो? नहीं साहब नहीं, यह तो सामने वाले मकान के पिछले कमरे में रखा जाएगा, वहीं था। अब रोज लाना ले जाना कौन करेगा? तुम मजदूर हो? जी साहब, हम मजदूर हैं और रखवाली भी करना है। हमें रात में उसी कमरे में रहना भी है। ठेकेदार साहब ने कहा है कि दिन में मजदूरी करना है और रात में रुककर रखवाली करना है। यहाँ तो चोर ईंटा भी उठा ले जाते हैं। मैं तो कल रात ही आ गया था, आज से काम शुरू होना था ना। साहब आप मोबाइल बंद कर, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कल रात में तू यहीं था? संदीप ने आवाज की रुक्षता बढ़ाई। उस मजदूर ने लपक कर मोबाइल बंद कर दिया। हाँ सरकार, हम 8 बजे रिक्शा पर फावड़ा ड्रम सब लेकर आ गए थे, यहीं खाना बनाए थे और फिर सो गए थे। साहब आप जा बैठ। संदीप ने उसकी बात काटी। और मिस्त्री का इंतजार कर। संदीप मुड़ गया और भाई के मकान की पिछली दीवार के पास आ गया। वह मजदूर बैठा नहीं और वहीं खड़ा संशय से संदीप को देखता रहा। वाही के मकान की पिछली दीवार पर पुताई नहीं कराई गई थी, वह लगभग काली हो रही थी। दीवार के किनारे वाला दरवाजा तो परमानंद ने धक्का देकर तोड़ दिया था। इस समय किसी तरह से मिलाकर दरवाजे को बंद कर दिया गया था। संदीप ने ध्यानपूर्वक पूरी दीवार का निरीक्षण किया। कोई ऐसा निशान नहीं दिख रहा था जो ताजा लग रहा हो। अच्छी तरह से दीवार को देखकर उसने घूमकर मजदूर की तरफ देखा। वह अभी भी खड़ा ध्यान से उसे देख रहा था। अरे सुन, इधर आ, संदीप ने जोर से कहा। वह लपक कर पास आया। मैंने तुझे बैठने को कहा था, बैठा क्यों नहीं? जी वो ठीक है साहब, मैं बैठे बैठे थक गया था, वह गड़बड़ाया। क्या नाम है तुम्हारे मजदूर भाई? अचानक संदीप ने मीठे स्वर में कहा। मेरा नाम सुमेर सिंह है। वह इस परिवर्तन से और गड़बड़ाया। मैं इसी मकान में रहता हूं सुमेर सिंह। संदीप का स्वर वैसा ही था। पुताई कराना है, वही जरा देख रहा था। तुम वो ड्रम जरा इधर लाओगे क्या? अभी लाता हूं साहब, सुमेर सिंह ने उत्साह से कहा और जाकर दोनों हाथों में सर के ऊपर उठाकर ड्रम ले आया। संदीप ने ड्रम उस जगह के नीचे रखवा दिया जहां पैरों के निशान होने चाहिए। फिर सुमेर सिंह के कंधों का सहारा लेकर ड्रम पर चढ़ गया। ड्रम 4 फीट ऊंचा था। संदीप का सिर बाउंड्री के ऊपर आ गया। संदीप ने दीवार के किनारों का निरीक्षण किया। वह सीढ़ी रखने का निशान देखने की कोशिश कर रहा था। सीढ़ी यकीनन दीवार की ऊंचाई से ज्यादा रही होगी। उसे निशान दिख गए। ऐसा लग रहा था कि सीढ़ी इस जगह पर टिकाई गई थी। संदीप ने झांक कर अंदर देखा। अंदर कोई नहीं था। वाही के बेडरूम के बाहर रिबन लगाकर प्रोटेक्ट कर दिया गया था। संदीप नीचे उतर आया। साहब, हम पुताई का काम भी करते हैं, सुमेर सिंह ने उससे कहा। आप कहो तो हम आपके यहां ये काम कर सकते हैं। अच्छा, क्या पूरे मकान की पुताई का ठेका ले सकते हो? संदीप ड्रम से उतरकर खड़ा हो गया था। कर सकते हैं साहब, हम पुताई का ही काम करते हैं। अच्छा, ये ड्रम ले जाकर वहीं रख दो। संदीप अब सामान्य स्वर में बात कर रहा था। अच्छा साहब। सुमेर सिंह ड्रम उठा कर चला गया।
अब संदीप आसपास के क्षेत्र को ध्यान से देखने लगा। इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया था कि कातिल पीछे की दीवार से सीढ़ी लगाकर बाउंड्री के ऊपर चढ़ गया था। पूरी संभावना थी कि वह पेड़ से होते हुए पिछले कोर्टयार्ड में उतरा था। वो कि इसका कोई क्लू नहीं था। संभावना इसलिए थी कि 8 फुट ऊंची दीवार से कूद कर नीचे आना स्वाभाविक नहीं लगता। अब चित्र या स्टोरी यह बनती है कि कातिल अंदर पहुंचा, गोली मारी, ड्राइंग रूम में आया, नाप घुमाकर दरवाजा खोला, बाहर आकर दरवाजा मिलाया, बाहर का मेन गेट खोला, सड़क से होते हुए फिर पिछवाड़े आया, चप्पल या सैंडल पहनी, सीढ़ी उठाई और सड़क से होते हुए अपने ठिकाने पर चला गया। यह सारा काम सुबह के 4 साढ़े 4 बजे के बीच हुआ। सुबह के 4:30 बजे गर्मियों के दिन में एकदम रात नहीं होती। यकीनन किसी न किसी ने तो उसे देखा होगा। बहुत से लोगों की आदत 4 बजे उठने की होती है। कितने ही लोग 4 साढ़े 4 बजे के बीच मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलते हैं। पर कौन हो सकता है जो टहलने निकला हो और उसने किसी को इतनी सुबह एक सीढ़ी उठाए जाते देखा हो? ढूंढना पड़ेगा। संदीप सोचता जा रहा था और साथ ही जमीन को भी ध्यान से देखता जा रहा था। वह सीढ़ी के निशान देखने की कोशिश कर रहा था। जिस जगह पर सीढ़ी रखी गई होगी वहां पर सीढ़ी के दोनों पैरों के हल्के से निशान लगे थे, पर सुबह से लोगों के आने जाने से निशान दब गए थे। पर सीढ़ी को अगर खींचा गया होगा तो साफ निशान आ सकते थे, पर उसे ऐसे निशान नहीं मिले। पहले वह दाईं ओर गया, फिर बाईं ओर गया। बाईं ओर जहां प्लाट खत्म होता था और जहां से इस तरफ जाने की गली शुरू होती थी, वहां एक किनारे कूड़े का ढेर लगा था। लगता है अगल बगल वाले अपने पिछवाड़े की इस जगह का प्रयोग कूड़ा फेंकने के लिए करते थे। वहां उसे कुछ मिला। कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला। कुछ ऐसा मिला जिससे उसकी आंखें चमक उठी। कूड़े के ढेर पर एक किनारे पुरानी घिसी हुई रबर की 2 चप्पलें पड़ी थीं, जिनमें से एक टूटी थी। संदीप ने लपक कर दोनों चप्पलें उठा ली और ध्यान से देखने लगा। चप्पल टूटी है साहब, संदीप ने देखा सुमेर सिंह बगल में आकर कह रहा था। किसी काम की नहीं है। अरे मैं किसी मोची से बनवा लूंगा सुमेर सिंह, संदीप ने मुस्कुरा कर कहा। ये पूरे काम की है। आप इसे पहनेंगे? सुमेर सिंह ने आश्चर्य से कहा। क्यों, ठीक तो है, क्यों नहीं पहनूंगा मैं? अरे साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, कूड़े में पड़ी पुरानी टूटी चप्पल पहनेंगे, बनवा कर पहनेंगे? सुमेर सिंह, तुम्हें एक बात बताऊं, कूड़े में पड़ी चप्पलें या जूते उठाकर उन्हें बनवा कर ही मैंने हमेशा पहनी है, और तभी मैं बड़ा आदमी बनाऊं। नहीं लेकर क्या करना है, पाँव में ही तो पहनना है। आप मजाक कर रहे हैं साहब, सुमेर सिंह ने अविश्वास से कहा। लेकिन इन्हें मैं ले कैसे जाऊंगा सुमेर सिंह? देखो कहीं प्लास्टिक की पन्नी दिखाई दे रही हो तो ले आओ। आप रुकिए साहब, जिस कमरे में मैं हूं वहां ढेर सारे पुराने अखबार रखे हैं, मैं उन्हीं में पैक कर देता हूं। अच्छा ठीक है, ले आओ। सुमेर सिंह जाकर अखबार ले आया और जमीन पर बैठकर उसने कायदे से चप्पलों को अखबार में पैक कर दिया। संदीप ने उसे निकालकर 50 रुपए दिए। ये लो, चाय पी लेना, अब मैं जाता हूं, पर फिर आऊंगा। तुम तो अभी यहीं रहोगे ना? जी साहब, अभी 3-4 महीना तो काम चलेगा ही। सलाम साहब। संदीप बगल में पैकेट दबाए सड़क पर आ गया। परमानेंट ने अब गेट के बगल में एक कुर्सी लगा ली थी और कुर्सी पर बैठे ही बैठे सो गया था। गेट पर भी रिबन लगाकर सील कर दिया गया था। संदीप कुछ देर परमानेंट के बगल में खड़ा रहा, फिर घूम गया। वह बगल के खन्ना साहब के गेट के सामने पहुंच गया। गेट बंद था। उसने खटका उठाकर गेट खोल लिया, वह अंदर आ गया। अंदर वाही के मकान जैसा ही फ्रंट लॉन था और सामने मुख्य दरवाजा था। उसने बगल में लगी घंटी दबा दी।
थोड़ी देर में एक 60 साल व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया। वह तंदुरुस्त सा, सफेद बालों वाला, सुमधुर व्यक्तित्व का व्यक्ति था, जिसने इस समय भी सफेद पैंट व आधी सफेद बाहों का कलफ लगा कॉटन का कुर्ता पहन रखा था। उसके पैरों में सफेद ही सैंडल थे। उसका रंग साफ गोरा गुलाबी था। उसकी लंबाई भी 6 फीट के करीब रही होगी। जी कहिए, उसने पूछा। जी मैं वो आपके बगल में वाही साहब है ना, संदीप ने कहना चाहा। ओ अच्छा, आप पुलिस से हैं? पुलिस? मैं सुबह वही तो था। आपके डीआईजी साहब ने सबसे पहले मुझसे ही तो बात की थी। फिर भी आइए अंदर आइए। संदीप अंदर आ गया। ड्राइंग रूम सामान्य रूप से अच्छी तरह से व्यवस्थित था। खन्ना जी ने उसे सोफे पर बिठाया। आप खन्ना जी, मेरा नाम सुशील कुमार खन्ना है, SC खन्ना। लगता है खन्ना जी को ज्यादा बोलने की आदत थी। मैं मॉडर्न फार्मास्यूटिकल में GM था। अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। आपने यह मकान तो मैंने 8 साल पहले बनवा लिया था। पहले भी हम अपने मकान में ही रहते थे, पर मकान छोटा था। फिर मेरा एक भाई भी है, उसका परिवार उसी में था। मैंने भाई से कहा तुम इसमें रहो और हम दूसरा बड़ा मकान ले लेते हैं। सो इसने मेरे हिस्से का पैसा दे दिया और मैंने यह मकान ले लिया। मैंने प्लाट लेकर अपने हिसाब से मकान बनवाया था। 400 गज का प्लाट था, सो जगह की कमी नहीं थी। खन्ना जी, आपके परिवार में मेरा एक बेटा है। खन्ना जी ने बात काटी। बाहर है, विदेश में नहीं है, हैदराबाद में है। उसकी बीवी अच्छी नहीं मिली है। वह हमारे साथ रहना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि ठीक से भाई नौकरी है तो नौकरी करो, पर 3 महीने में 6 महीने में आते जाते तो रहो। पर देखिए ना, इस बार तो 1 साल हो गया आए ही नहीं। आपकी पत्नी सो रही हैं। उनका नाम कुलदीप है। उनकी तबीयत जरा नाजुक है। पहले तो वह बड़ी एक्टिव रहती थी, योगा वगैरह भी करती थी, लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट थी, किटी पार्टी चलाती थी। पर जब से उन्हें बीपी हाई होने का पता चला है, तब से उतनी स्मार्ट नहीं रह गई हैं। आप बोलिए ना, आप तो लगभग चुप ही हैं। आप कम बोलते हैं क्या? पुलिस में हैं और कम बोलते हैं? कैसे चलता है भाई? खन्ना जी जोर से हंसे। बोलूं? संदीप ने पूछा। बोलिए ना, रोका किसने है? बोलिएगा नहीं तो पूछिएगा कैसे? पूछताछ करने ही तो आप आए हैं ना। आपकी पत्नी कहां? बताया तो सो रही हैं। उन्हें क्यों सो रही हैं? संदीप ने जरा जोर से कहा। क्यों क्या? यह कोई सोने का समय है? संदीप ऐसे ही बोला। इस समय आदमी काम करता है कि सोता है? खन्ना जी अब चुप हो गए। तभी बगल के कमरे से एक उम्रदार महिला निकली। देखकर ही लगता था कि वो सो रही थी। उन्होंने एक रंगीन साड़ी पहन रखा था। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। कौन चिल्ला रहा था? ये पुलिस वाले हैं, खन्ना ने धीरे से कहा। पूछताछ करने आए हैं, यही चिल्ला रहे थे। संदीप ने उठकर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वे जब बैठ गईं, तब वह बैठा। ये पुलिस के तो नहीं लगते, वे आराम से बैठकर बोली। इन्हीं ने बताया है कि ये पुलिस वाले हैं। खन्ना जी की आवाज अभी भी धीमी थी। मैंने बताया है? संदीप ने आश्चर्य से कहा। मैंने कब बताया है? अरे मैंने अभी जब आप आए थे तो पूछा नहीं था कि अच्छा आप पुलिस से हैं? तो मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि आपने कुछ नहीं कहा था। अरे आप मुझे बोलने देते तो मैं बोलता ना। आप तो खुद ही बोलते रहे थे। ये लगातार बोलते रहते हैं। कुलदीप आराम से बैठते हुए बोली। मुझे ही कहां बोलने देते हैं। अच्छा अब बताइए, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं खन्ना जी से क्षमा मांगता हूं, संदीप ने नम्रता से कहा। यह सही है कि इन्होंने मुझे अपना परिचय देने का मौका नहीं दिया था। मेरा नाम संदीप है।
मैं डेली अखबार द इन्वेस्टिगेटर में चीफ क्राइम रिपोर्टर हूँ। आज आपके नेक्स्ट डोर नेबर सब इंस्पेक्टर वाही और उनकी वाइफ का मर्डर हो गया है। उसी सिलसिले में मैं आया था। ओह, तो आप पुलिस से नहीं हैं? खन्ना जी ने जैसे राहत की सांस ली। आई एम ऑल्सो सॉरी। दरअसल है क्या कि हम दोनों अकेले हैं, बच्चे तो कोई है नहीं। रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर मैं घर पर ही रहता हूँ। ना तो मेरा कोई फ्रेंड्स सर्किल रहा और ना ही मुझे पूजा पाठ मंदिर में ही कोई दिलचस्पी है। घर में यह मुझे बोलने नहीं देती है, इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है यानी कोई मिलने आ जाता है तो मैं ज़्यादा बोलने लगता हूँ। अगर अब ये बस कुलदीप ने उन्हें रोका। आप फिर ज़्यादा बात करने लगे हैं, थोड़ा चुप रहिए। क्या सच में? खन्ना जी ने संदीप से पूछा। अरे नहीं, आप बोलिए सर, संदीप मुस्कुरा कर कहा। आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। आप कौन संदीप हैं? अचानक कुलदीप ने संदीप से पूछा। कौन संदीप? संदीप चौंका। मैं समझा नहीं। आपके अखबार में एक धारावाहिक आ रहा है, लक्ष्य। उसके लिखने वाले भी एक संदीप करके हैं, शायद वही जासूस भी हैं। आप सही कह रही हैं मैडम, वह मेरा ही धारावाहिक है। आपने ही वो धारावाहिक लिखा है? सही कह रहे हैं। आप यकीन करें, मैं ही वह संदीप हूं। आपको जो पूछना जानना है पूछ लीजिए, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, पर आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है बताइए? आपको बताना होगा कि आप रियाज अहमद तक पहुंच पाए या फिर वह देश से बाहर निकल गया। अब यह तो बड़ा मुश्किल है। संदीप ने पहलू बदला। क्यों? आपने ही तो लिखा है और आपको ही पता नहीं है। नहीं, यह बात नहीं है, संदीप ने कहा। यही तो धारावाहिक का क्लाइमेक्स है। एक बार यह पता चल जाएगा, फिर आपकी दिलचस्पी धारावाहिक में खत्म हो जाएगी। मैं वादा करती हूं, पूरा धारावाहिक एक एक शब्द वैसे ही पढ़ूंगा जैसे अभी तक हर हफ्ते पढ़ती रही हूं। किसी को बताऊंगी भी नहीं। अब देखिए, क्लाइमेक्स तो मैं नहीं बताऊंगा, पर कुछ हिंट जरूर दे दूंगा, पर अभी नहीं। पहले मैं एक आध बात पूछ लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा। आप पूछिए, हम सब बताते हैं। बल्कि कुसुम और वाही के बारे में हम जो जानते हैं पहले ही मैं बता देती हूँ। पर पहले मैं चाय बना देती हूँ। नहीं, चाय रहने दीजिए। संदीप ने तुरंत रोका। मुझे जल्दी जाना है, आप बताइए। पहले आप बताइए खन्ना जी, कुलदीप ने खन्ना जी से कहा। मुझे क्या पता है? खन्ना जी वाकई काफी देर से चुप थे। वैसे वाही साहब कोई मिलनसार आदमी नहीं थे। मैं भी तो कोई मिक्सिंग व्यक्ति नहीं हूं। बस आते जाते दुआ सलाम हो जाती थी। फिर वे यहाँ काफी समय से रह रहे थे। शायद उनके पिता भी वहीं रहते थे, बट आई एम नॉट श्योर। बहरहाल वे हमसे पहले से यहाँ रहते थे। जब हम मकान बनवा रहे थे तब भी एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा। सामान्य रूप से नए आने वाले पड़ोसी की लोग सहायता करते ही हैं, पर वाही साहब ने कभी नहीं पूछा। एक बार पानी के लिए जरूरत पड़ी भी थी। मैंने हैंडपंप लगवा लिया था, पर उस दिन कोई खराबी आ गई थी। पर वाही साहब ने कह दिया कि वे पानी स्टोर नहीं करते। उन्होंने जवाब भी रूखे तरह से दिया था। शायद पुलिस में होने की वजह से हो। मैंने ही एक बार उनसे कहा था कि अगर वे चाहें तो अपनी गाड़ी मेरे यहाँ खड़ी कर सकते हैं। उनके फ्रंट में टाइल लग रही थी, पर उन्होंने कहा कि किसकी हिम्मत है कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर की गाड़ी को हाथ भी लगा सके। उन्हें अपने पुलिस में होने का घमंड था शायद। उसके बाद तो अरे बस, कुलदीप ने उन्हें रोका। अपनी ट्रेन रोकिए और मतलब की बात कीजिए। मैं वही तो कर रहा था, खन्ना जी बोले। मेरा मतलब है वाही साहब की कोई जानकारी मुझे नहीं है। खन्ना जी ने मुंह बंद कर लिया। अब मैं बताती हूं, कुलदीप बोली। वाही साहब की पत्नी थी कुसुम। बहुत ही अच्छी और प्यारी थी। मुझे दीदी कहती थी। उम्र में भी कम ही तो थी मुझसे ना। वाही साहब का तो कोई ठिकाना नहीं था, ना जाने का कोई टाइम था और ना ही वापस आने का। वह अक्सर ही यहाँ आ जाती थी या मैं ही चली जाती थी वहाँ। ये अपने कमरे में रहते थे और हम घंटों आपस में बात करते रहते थे। उसे खाना बनाने का बड़ा शौक था। कितनी ही बार मैं ही उससे कभी खीर तो कभी कटहल की सब्जी बनाने को कह देती थी। वह हमारे यहाँ खाकर ही जाती थी।
मेरी तो सहेली ही नहीं जैसे बहन चली गई। भगवान उस मरदूत को नरक में भेजे जिसने उसके साथ ऐसा किया है। कुलदीप अपने आंचल में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। संदीप को लगा समय का हर्जा हो रहा है, उसके लिए भावुक होने का समय नहीं था। धीरज रखिए कुलदीप जी, भगवान सब देखता है, वह सही समय पर अपना न्याय करेगा। अब आप पूछिए क्या पूछना है। कुलदीप ने अपना चेहरा पोंछ लिया। कोई खास बात नहीं है, आप पड़ोसी हैं इसलिए मैं चला आया। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। आपको पता तो चल गया होगा वाही जी और कुसुम जी को 2-2 गोलियां मारी गई थी, यानी 4 गोली चली थी, वह भी रात के 4 बजे, जबकि पूरा सन्नाटा रहता है। मैं पूछना चाहता था कि आज सुबह 4 बजे क्या आपने कोई गोली चलने की आवाज सुनी थी, या फिर कोई और आवाज तो आपने शायद सुनी हो। खन्ना साहब और कुलदीप दोनों ही चुप हो गए और सोचने लगे। फिर खन्ना जी बोले, संदीप जी वो क्या है कि हम इस पीछे वाले कमरे में सोते हैं, वैसे ही वहां बाहर की आवाज नहीं आती। फिर रात भर एसी चलता रहता है, इसी वजह से सारे खिड़की दरवाजे टाइटली बंद कर लिए जाते हैं, और फिर सुबह के 4 बजे तो वैसे ही गहरी नींद रहती है। नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी, कुलदीप ने तुरंत कहा। ओके, आपकी बात जायज है। दूसरी बात यह कि क्या कल कुछ खास हुआ था, या फिर कुसुम जी ने आपसे कहा हो जो खास रहा हो? ऐसा भी कुछ नहीं था। कल कुसुम जरा व्यस्त थी। कल आप जो आने वाले थे वह दिन में मुझे मिली थी। उसी ने बताया था कि आप डिनर पर आएंगे। वह काफी एक्साइटेड थी। उसने कहा था कि वह आपसे धारावाहिक का क्लाइमेक्स पूछेगी। उसने यह भी कहा था कि अगर आपने उसे बता दिया तो वह मुझे भी बताएगी। दरअसल जो लड़की आजकल उसके यहाँ काम करती थी वह छोटी है, उससे किचन का काम जैसे कोई आइटम बनाना वगैरह नहीं हो सकता, इसलिए उसके ऊपर काम का भार था। पहले जो लड़का काम करता था वह तेज था, पर उसे तो वाही जी ने मारपीट कर निकाल दिया था। अरे पर क्यों? संदीप के कान खड़े हुए। पता नहीं, पर कुसुम कह रही थी उसकी आदत खराब थी। शायद उसने वाही जी की कोई चीज उठा ली थी। बहुत मारा था, बाहर लाकर भी मारते रहे थे। उसको तो खून आने लगा था, और बाद में ले जाकर थाने में भी बंद करा दिया था। ओह, ये कितने दिन पहले की बात है? करीब 6 महीना पहले की बात है। उसके बाद से ही रानी उनके यहां काम करने लगी थी। कौन था ये लड़का? पता नहीं कौन था, अब हमें क्या मालूम। क्या मोटा था? अरे नहीं, एकदम दुबला पतला था, काला भी था। हाँ, लंबा काफी ज्यादा था। कुलदीप ने कहा। लंबा? संदीप फिर चौंका। कितना लंबा? रहा होगा 6 फीट का, पर दुबला इतना था कि बहुत लंबा लगता था। कितनी उम्र रही होगी उसकी मैडम? उम्र ज्यादा नहीं थी, रही होगी 20 या 22 साल। उसका चेहरा कैसा था? अरे अब चेहरा क्या, बस मजदूरों जैसा चेहरा था, जैसा नौकरों का होता है। वह कहां का था? अब ये हमें कैसे मालूम होगा? वाही जी लाए थे कहीं से। 3 या 4 महीने ही काम किया था। उसके बारे में कुछ और? नौकरों के बारे में कोई क्यों पता करता है? और कुछ नहीं मालूम उसके बारे में? उसका नाम? हाँ, नाम मालूम है। उसका नाम रामू था। रामू ही कहते थे उसे, असली नाम कुछ और हो तो पता नहीं। बस एक बात, आखिरी बात। कुलदीप ने नजर उठाकर संदीप को देखा। क्या आपको लगता है, मेरा मतलब आपकी जनरल ओपिनियन से है, कि यह रामू वाही साहब और कुसुम जी की हत्या कर सकता है? खन्ना जी व कुलदीप चुप हो गए। नहीं कर सकता, पहले खन्ना जी ने कहा। हत्या करना इतना आसान नहीं है। कर सकता है, कुलदीप ने कठिन स्वर में कहा। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कुलदीप जी? वाही साहब ने उसको जानवरों की तरह से मारा था। मैं अगर उसकी जगह होती और मेरे बस में होता तो मैं भी उसे जान से मार देती।
चलता हूं। संदीप उठ गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अपना वादा तो पूरा करते जाइए। रियाज अहमद 5 मर्डर करने के बाद ऋषिकेश में जाकर छिप गया था। ऋषिकेश में? पर वहां क्यों? क्योंकि ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी जैसी जगह किसी क्रिमिनल के छिपने की लाजवाब जगह हैं। तो क्या आपने उसे पकड़ लिया? अब ये धारावाहिक में। संदीप बाहर आ गया। अभी उसे वाही के मकान में एक बार फिर जाना था। वहां 3 कमरे बचे थे जिन्हें उसे देखना था। परमानंद उसी कुर्सी पर बैठा था, पर अब वह जाग रहा था और सजग था। संदीप को देखते ही वह उठकर खड़ा हो गया। होटल मिला कि नहीं आपको? उसने पूछा। मैं गया ही नहीं। सब इंस्पेक्टर साहब हैं या चले गए? अंदर हैं साहब। आप अंदर जाएंगे क्या? हाँ, मैं अंदर जाऊंगा। परमानंद ने बढ़कर रिबन हटाकर गेट खोल दिया। संदीप अंदर चला गया। इस समय अंदर का माहौल बढ़िया था। दोनों सब इंस्पेक्टर ने कमीज बेल्ट उतार दी थी। वह आराम से ड्राइंग रूम में ही पैंट बनियाइन पहने बैठे थे। उन्होंने सोफे एक किनारे करके बीच में एक चादर बिछा दी थी। वह 2 सिपाहियों के साथ बैठे ताश खेल रहे थे। बाकी 2 सिपाहियों ने कमीज के साथ पैंट भी उतार दी थी। वह बनियाइन व लंबे जांघिया में किचन में लगे थे। अरे कुछ खाया पिया कि नहीं साहब? एक ने मुस्कुराकर पूछा। अरे कहाँ भाई। संदीप एक कुर्सी पर बैठ गया। बगल वाले खन्ना जी से मिलने चला गया था। पता करना था कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी थी या नहीं। अरे वो तो सुबह एसपी साहब को बता गए थे कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी थी। दूसरे ने ताश की चाल चलते हुए कहा। ओए सुंदर, 4 रोटी बढ़ा देना भाई। मैंने पहले ही 4 रोटी ज्यादा बना ली है। किचन से आवाज आई। पता नहीं कोई ज्यादा लेना चाहे। खाना बन गया है, ले आऊं क्या? तो ले आ भाई, जबरदस्त भूख लग गई है। संदीप ने मना नहीं किया। भूख तो उसको भी लगी गई थी। सुंदर प्लेटों में रखकर खाना ले आया। सिर्फ दाल और मोटी मोटी कायदे से सिकी लिक्कड़ जैसी रोटियां थीं। उसने सभी के हाथों में प्लेटें दे दी। संदीप 3 रोटियां खा गया। दाल इतनी लाजवाब बनी थी कि सब्जी की जरूरत ही नहीं थी। ताश का खेल बंद हो गया और सभी खाने में जुट गए। संदीप ने प्लेट किचन में ले जाकर धोकर रख दी और आकर बैठ गया। सभी ने खाना खत्म कर लिया था। परमानंद भी आकर खाना खाकर फिर बाहर चला गया था। आइए साहब, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, एक सब इंस्पेक्टर ने संदीप से कहा। मैं जरा कमरों को देखूंगा, फिर मुझे निकलना भी है, ऑफिस जाना होगा। तो आप देखिए, हम तो अब सोवेंगे। जगदीश, तुम साहब के साथ रहो। सुंदर, तुम ड्यूटी पर रहो। साहब, कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, अभी फोरेंसिक वाले आएंगे। हाँ हाँ ठीक है। संदीप उठ गया। सबसे पहले दोनों बेडरूम के बगल वाले कमरे में गए। वह भी बेडरूम जितना ही बड़ा था, पर लगता है प्रयोग में नहीं था। उसका कुंडा लगा था। कमरे में कुछ पुराने फर्नीचर बेतरतीबी से रखे थे। एक पुराना बेड भी पड़ा था, पर कोई गद्दा या चादर नहीं था। संदीप बाहर आ गया। वे बाहर आकर स्टडी रूम के बगल के कमरे में आए। यह कमरा भी बड़ा था, पर बाकी के दोनों कमरों जितना बड़ा नहीं था। यह अच्छी तरह से सजा था। बेड पर साफ चादर बिछा था। साइड में एक टेबल व कुर्सी भी रखी थी। दरवाजों पर पर्दे थे। यहां तक कि एक एसी भी लगा था। अरे, तकिया कहां गया? संदीप ने चौंक कर कहा। है तो साहब, रखा तो है। जगदीश ने आश्चर्य से कहा। है तो? संदीप ने कहा, पर यह तो एक ही है, दूसरा कहां है? एक ही रहा होगा साहब, जगदीश ने उबाई लेकर कहा। साफ था उसे नींद आ रही थी और इस समय वह सोचने और काम करने के मूड में नहीं था। ऐसा कहीं होता है क्या जगदीश जी? तुम्हारे बेड पर कितनी तकियाएं हैं? हमारी खाट पर तो 4 तकिया रखनी पड़ती है साहब। दोनों बच्चे जो चिपके रहते हैं। फिर वाही साहब यहां सोते भी तो नहीं थे। एक ही तकिया रहा होगा। ठीक कह रहे हो सकता है। संदीप मेज के पास पहुंचा।
साहब एक बात कहें, जगदीश ने कहा। क्या बात है? संदीप ने निगाहें उठाई। साहब आप देख लें, उसने उबाई लेकर कहा। आपको कमरा ही तो देखना है, मैं बाहर हूं, कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अरे बाहर जाकर क्या करोगे? वो क्या है कि मैं जरा एक बीड़ी पी लूं, खाने के बाद वैसे भी बीड़ी की तलब लगती है। साला 5 रोटी खा गया। ठीक है। संदीप ने मेज की दराज खोली, जगदीश बाहर चला गया। संदीप ने सारी दराजें देख ली, कोई खास चीज नहीं दिखी, 2 तो एकदम खाली थी। उसने मेज बंद कर दी। उसने पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली, पर कुछ ऐसा नहीं दिखा जो उसकी कुछ सहायता कर पाता। पर उसके दिमाग में घूमता रहा वो दूसरा तकिया। वो स्टडी रूम में आ गया। उसने एक तरफ से देखना शुरू किया। यह कमरा यकीनन ज्यादा प्रयोग में था। कमरे में एक अलमारी थी। अलमारी में साधारण चीजों के अलावा एक तरफ कई फाइलें रखी थी। इस समय इतना वक्त नहीं था कि हर फाइल का पूरा अध्ययन कर पाता। फिर भी संदीप ने एक नजर डाली। सभी घरेलू फाइलें थीं। बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स जैसी तमाम फाइलें थीं। एक फाइल में नए खरीदे जाने वाले आइटमों के बिल थे। लगता है वही बड़ा काबिल आदमी था, हर चीज संभाल कर रखता था। संदीप ने अलमारी बंद किया और आकर लैपटॉप वाली मेज पर बैठ गया। उसने ऑन बटन दबा दिया। लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं था, ऑन हो गया। सामने स्क्रीन पर ही फोल्डर्स में हाईवे ऑफ मर्डर नाम का एक फोल्डर दिखाई पड़ गया। उसने फोल्डर पर क्लिक कर दिया, पर यह फोल्डर जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। संदीप की समझ में न आया कि क्या करे। अगर उसके पास पेन ड्राइव होती तो कॉपी कर सकता था, पर पेन ड्राइव तो थी नहीं। उसने सारी दराजें चेक कर ली। उसे एक डायरी मिल गई, पर और कुछ या पेन ड्राइव नहीं मिली। संदीप ने डायरी कमीज के नीचे उड़स ली। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने क्रोम ब्राउजर खोला। इंटरनेट चल रहा था। क्रोम का ब्राउजर खुल गया। उसने अपना ईमेल एक्सेस किया और हाईवे मर्डर नाम का फोल्डर अटैच कर अपने ऑफिशियल मेल पर सेंड कर दिया। अब उसका कोई ना कोई साथी पासवर्ड क्रैक करके फोल्डर को खोल सकता था। वह लैपटॉप को ऑफ करके उठने ही वाला था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन देखी। जौहरी था। हेलो, संदीप बोला। नमस्कार सर। जौहरी क्राइम सेक्शन में ही था, कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। आज सुबह वही आया था, इंस्पेक्टर चंद्रा ने बताया था। क्या बात है? संदीप बिगड़ कर बोला। अब क्यों फोन किया है? सॉरी सर, जौहरी समझ रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सिन्हा जी ने ही कहा था। क्या कहा था सिन्हा जी ने? जी उन्होंने कहा था कि आप रात काफ़ी देर से लौटे हैं, इसलिए आपको सोने दिया जाए और मुझे और रितेश को कवर करने को भेज दिया था। उन्हें कैसे पता चला कि मैं रात देर से लौटा था? अब यह तो मुझे पता नहीं है, पर उन्हें पता था कि आप कल भाई साहब के यहाँ डिनर पर गए थे और 12 बजे रात के करीब वापस आए थे। कमाल है। संदीप को वाकई आश्चर्य हुआ। सिन्हा जी अंतर्यामी थे क्या? मैं सो ही तो रहा था, मर तो नहीं गया था ना। बाद में फोन करके क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, जौहरी ने विनीत स्वर में कहा। सिन्हा जी नहीं? फिर सिन्हा जी? यस सर, मैं स्पॉट से वापस ऑफिस आ गया था। सिन्हा जी को रिपोर्टिंग करने के बाद मैंने कहा भी था कि संदीप सर को बता दूं, पर उन्होंने मना कर दिया। अरे क्यों मना कर दिया? उन्होंने बताया था कि आप स्पॉट पर पहुंच गए हैं और आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। डिस्टर्ब? अच्छा, तो अब किस लिए फोन किया है? तुमको क्या पता चला है? एनीथिंग न्यू? क्या सर फोन पर ही रिपोर्टिंग करूं? तुम हो कहां? अभी तो ऑफिस में हूं, बस निकल रहा था। सिन्हा जी ने कहा। फोन क्यों किया था? 5 बजे प्रेस क्लब में डेली ब्रीफिंग है, 4:30 बज ही रहे हैं, वहीं के लिए निकल रहा था। पर सिन्हा जी ने कहा कि आपको आज की प्रेस ब्रीफिंग अटेंड करनी है। मैं और रितेश साथ रहेंगे, इसीलिए फोन किया है। आता हूं, पहुंच जाऊंगा। रितेश से कहना अपना हेलमेट लगा कर आए। हेलमेट?
वो किस लिए सर? उसका भी तो सर तोड़ना है सर के बच्चे। अब मैं प्रेस के लिए निकलता हूं, तो मैं रखूं? ठीक है रखो, पर बस एक बात बता दो। पूछिए सर, पूछिए, क्या बात है? वाही के यहाँ एक 13-14 साल की लड़की काम करती है, घरेलू काम करती है। मोहल्ले वालों को उसी ने पहली सूचना दी थी कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। यस सर, उसका नाम रानी है। सुबह वो वहीं थी। क्या तुम्हें पता है इस समय कहाँ है? और उसने कोई खास बात बताई है क्या? सर, सुबह पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। काफी देर तक वह थाने में रोकी गई थी। इस समय वह अपने घर चली गई है। उसने पुलिस को क्या बताया यह पता नहीं है। ठीक है, रखो अब। जौहरी ने फोन काट दिया और संदीप बगल में टूटी चप्पल वाला पैकेट दबाए कमरे से बाहर आ गया। 4:30 बज चुके थे। यहां से प्रेस क्लब का आधे घंटे का रास्ता था। बाहर ड्राइंग रूम में सभी पुलिसिये चादर पर गहरी नींद में सो रहे थे। एक किनारे जगदीश भी सो रहा था, पर कुर्सी पर सुंदर अलर्ट बैठा था। जा रहे हैं साहब? सुंदर ने बैठे ही बैठे पूछा। संदीप ने सर हिला दिया और बाहर आ गया। परमानंद फिर कुर्सी पर सो गया था। संदीप ने अंदर से ही रिबन हटाकर गेट खोला और बाहर आ गया। उसने परमानंद का कंधा हिलाया। वह हड़बड़ा गया। उठ जाओ परमानंद। संदीप अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए बोला। अंदर भी सब सो रहे हैं। संदीप 5 बजे के पहले ही प्रेस क्लब पहुंच गया। आज रोज के मुकाबले रिपोर्टरों की उपस्थिति अधिक थी। स्वाभाविक भी था। एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर व उसकी पत्नी का कत्ल होना बहुत बड़ी बात थी। यहां से लेकर राजधानी तक एक हड़कंप सा मच गया था। संदीप ने अपनी कार पार्किंग की तरफ मोड़ दी, पर पार्किंग फुल थी। मजबूरन संदीप ने गाड़ी घुमाकर बाहर निकाली और सड़क के किनारे लगा दी। वह इग्निशन ऑफ कर ही रहा था कि रितेश खिड़की की तरफ आया। संदीप ने एक हाथ से उसका हाथ जोर से पकड़ लिया व दूसरे हाथ से इग्निशन ऑफ कर दिया। छोड़ दीजिए बॉस, रितेश ने जैसे घिघिया कर कहा। मेरी कोई गलती नहीं है, सब बुढ़ऊ का किया धरा है। संदीप ने एक झटके से उसके सर को पकड़ा और फिर कार से नीचे उतर आया। तब तक रितेश ने हाथ छुड़ाकर दौड़ लगा दी थी। संदीप उसके पीछे भागा और प्रेस क्लब के गेट पर पीछे से उसे पकड़ लिया। उसने फिर उसकी गर्दन पकड़ी। अरे छोड़िए बॉस, रितेश का चेहरा लाल हो रहा था। अच्छा गलती हो गई, अब नहीं होगी, चाहे मेरी नौकरी ही क्यों ना चली जाए। मेरा दम घुट जाएगा बॉस। संदीप ने एक जोर का धौल उसकी पीठ पर लगाकर उसे छोड़ दिया। रितेश जरा दूर खड़ा होकर गर्दन सहलाने लगा। तभी जौहरी नजदीक आया। छोड़ दिया क्या सर? जौहरी विनोद से रितेश की तरफ देखकर बोला। आपने तो सर तोड़ने को कहा था। संदीप जौहरी की तरफ बढ़ा। आजा, तुम्हारा भी तो सर तोड़ना है। पर जौहरी कूदकर सेफ डिस्टेंस पर पहुंच गया। रितेश यहां आओ। मैं नहीं आऊंगा, रितेश ने भयभीत स्वर में कहा। आप मारेंगे। नहीं मारूंगा, संदीप बोला। क्या हाल है ये तो बताओ। मजाक हो गया? ये मजाक नहीं था, पर हो गया। यहाँ क्या हाल है? ब्रीफिंग शुरू होने वाली होगी, अभी टाइम है। रितेश पास आ गया। एसपी को टाइम लग गया, आधा घंटा मीटिंग आगे बढ़ाई गई है। एसपी साहब अभी नहीं आए क्या? आ गए हैं, जौहरी ने पास आकर कहा। उनकी अपनी मीटिंग चल रही है। ये आपस में भी तो ये डिस्कस करते हैं ना। तो इधर आकर जरा डेवलपमेंट बताओ। ब्रीफिंग की तैयारी किसने की है? जौहरी तुमने या फिर रितेश? मैं क्यों करूंगा, मैं तो फोटोग्राफर हूं, रितेश तुरंत बोला। मैंने नोट्स तैयार किए हैं सर, जौहरी ने कहा। मैं साथ रहूंगा, पर सिन्हा जी ने कहा है कि हमारी तरफ से आप ही मीटिंग करेंगे। लाओ नोट्स मुझे दे दो, संदीप ने कहा। मैं जल्दी से देख लेता हूं। जौहरी ने नोट्स दिए। तभी सभी अंदर जाने लगे। चलिए बॉस, लगता है मीटिंग शुरू हो रही है। बाद में पहुंचेंगे तो शायद कुर्सी भी ना मिले, खड़े रहना पड़ेगा। तुम लोग चलो, संदीप नोट्स देखते हुए बोला। 5-7 मिनट लगेंगे उन्हें बैठते बैठते, तब तक मैं नोट्स देख लूंगा। मेरी जगह रोक कर रखना। तुरंत ही जौहरी और रितेश प्रेस क्लब के अंदर चले गए। जौहरी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहा था। उसने ठीक से नोट्स बनाए थे।
संदीप ने जल्दी नोट्स पर नजर डाल ली और अखबारी पैकेट बगल में दबाए अंदर की ओर बढ़ा। द न्यूज का अहमद भी उसके बगल में चलने लगा। अरे संदीप, एक बात बताओ, सिन्हा जी ने तुम्हें निकाल दिया है क्या? उसने हंसते हुए पूछा। निकाल दिया है? क्यों? अरे इतना बड़ा केस हो गया और तुम सुबह नजर ही नहीं आए। एक जूनियर को भेज दिया कवर करने को। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सो गया था। सब तो यही सोच रहे थे कि द इन्वेस्टिगेटर से तुम्हारा पत्ता कट गया है। दिन में सपने मत देखो अहमद, चलो अंदर चलें। प्रेस क्लब का हाल बड़ा था। गो कि आज कुर्सियां बढ़ा दी गई थी, पर हाल खचाखच भरा था। 8-10 रिपोर्टर को किनारे खड़े रहना पड़ा था। संदीप ने देखा रितेश और जौहरी दूसरी लाइन में बैठे थे और उन्होंने बीच की एक कुर्सी रोक रखा था। संदीप उधर ही बढ़ा। अहमद ने उसे गुस्से से देखा और एक किनारे खड़ा हो गया। सामने 2 मेज मिलाकर रखी गई थी, जिसके पीछे कुर्सियां लगी थीं। कुर्सियों पर पुलिस के अधिकारी बैठे थे। बीच की कुर्सी, जो यकीनन एसपी के लिए थी, अभी खाली थी। पर जब तक संदीप पहुंचकर कुर्सी पर बैठा, पीछे के दरवाजे से एसपी भी आकर कुर्सी पर बैठ गया। एकदम समय पर आ गए, रितेश अपना कैमरा ठीक करते हुए बोला। मैं सही था ना? अब आते तो बैठने की जगह ना मिलती। संदीप ने जवाब नहीं दिया। एसपी ने सबकी तरफ देखा और माइक ठीक करके बोलना शुरू किया। आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। शायद पुलिस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कम से कम हमारी जानकारी में नहीं है। आज सुबह 4 बजे के करीब, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, हमारे विभाग के सब इंस्पेक्टर वाही और उनकी पत्नी का उनके आदर्श नगर स्थित आवास पर मर्डर कर दिया गया है। मैं घटना के बारे में बताता हूं। एसपी एक क्षण के लिए रुका। आज सुबह 6 और 6:30 के बीच में हमारे आदर्श नगर थाने के एसएचओ का फोन कंट्रोल रूम में आया। उसी ने बताया कि वाही साहब व उनकी पत्नी का मर्डर हो गया है। वह स्पॉट पर पहुंच गया था। दरअसल सुबह 6 बजे जब उनकी मेड सर्वेंट आई तो दरवाजा नहीं खुला। उसने एक पड़ोसी को जगाया। उसने भी कोशिश की, जो नाकाम रही। तब पड़ोसी ने थाने को फोन लगाया। फिर उसने मुझे व डीआईजी साहब को भी फोन किया। एक सिपाही ने पीछे का दरवाजा तोड़कर मकान खोला। वाही और उसकी वाइफ को सोते में उनके बेडरूम में 2-2 गोली सीने में मार दी गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आई, वे ऑन द स्पॉट मारे गए थे। हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चला है कि वाही अपने बेडरूम का दरवाजा बंद नहीं करता था। उसका बेडरूम मकान के पिछले कोर्टयार्ड से डायरेक्टली एक्सेसिबल था। कोर्टयार्ड की पिछली दीवार 8 फुट ऊंची है और उसके पास एक जामुन का बड़ा पेड़ है, जिसकी सहायता से कोई अंदर आ सकता है। ऐसा लगता है कि कातिल पिछली दीवार से आया और कत्ल करके सामने के दरवाजे से निकल गया। मैं जानता हूं आप उत्सुकता से यह जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि कातिल कौन है और उसके कत्ल करने का उद्देश्य क्या है। कातिल कौन है यह तो खैर समय पर पता चल जाएगा, पर कत्ल का उद्देश्य समझा जा सकता है। हम पुलिस वालों के दोस्त तो गिने चुने होते हैं, पर दुश्मन इतने होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि कौन कितना तपा हो सकता है पता नहीं चलता। बहरहाल हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में वाही साहब किन किन केसों पर काम कर रहे थे और इससे किन किन अपराधियों को नुकसान पहुंचा हो सकता है। अभी सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि मर्डर लूटपाट के लिए नहीं किए गए हैं। बेडरूम की अलमारी से हमें एक ज्वेलरी बॉक्स मिला है जिसमें तमाम सोने के गहने रखे मिले हैं। अब आप अगर चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और बताऊंगा। एसपी चुप होकर सामने रखा पानी का ग्लास उसने उठा लिया। सबसे पहले लाश किसने बरामद की थी जनाब? किसी रिपोर्टर ने पूछा। आदर्श नगर थाने का एसएचओ ही सबसे पहले कमरे में गया था। उसी ने देखा था कि वाही और उनकी वाइफ का मर्डर कर दिया गया है। वाही और उनकी पत्नी अपने बिस्तर पर रजाई ओढ़े ओढ़े सोते रहे और मारे गए। लिहाफ और चादर वगैरह खून से सने थे। एसपी ही जवाब दे रहे थे। कातिल पिछली दीवार से ही आया, यह कैसे कहा जा सकता है?
कई कारण हैं। एसपी मुस्कुरा पड़ा। कत्ल का समय सुबह 4 बजे का अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर कोई बाहर से आया होता तो वाही उठकर आया होता, तब वह ड्राइंग रूम में होता, अपने बेडरूम में लिहाफ ओढ़कर न मारा जाता। यकीनन कातिल वाही की जानकारी के बगैर आया था। बाहर के दरवाजे में मजबूत लैच लगा है, फिर हमें कोई ताला तोड़ने का चिन्ह भी नहीं मिला है। वे रिपोर्टर खिसियाकर चुप हो गया। वाही का मर्डर तो किसी भी वजह से हो सकता है, पर उनकी पत्नी का मर्डर क्यों किया गया? ऐसा लगता है, एसपी ने सोचकर कहा, वाही की पत्नी जिनका नाम कुसुम है, साथ की वजह से मारी गई। हमने जितना पता किया है वह एक साधारण घरेलू महिला थी। कातिल ने उनकी पत्नी को भी सिर्फ इसलिए मारा होगा कि बाद में कोई पहचान न ले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कातिल मारने तो आया हो कुसुम यानी वाही की पत्नी को, पर साथ की वजह से वाही साहब को भी मार दिया हो? या बड़े दूर की बात कर रहे हैं आप? ऐसा होना संभव नहीं है। क्या वाही साहब ने किसी किस्म का कोई विरोध नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया। उन्हें मौका ही नहीं मिला होगा। कातिल कमरे में घुसा और उसने सीधे गोली मार दी। वाही साहब का सरकारी रिवॉल्वर उनकी तकिया के नीचे रखा मिला है। नहीं, कोई विरोध नहीं किया गया। क्या कातिल का कोई निशान यानी फिंगरप्रिंट वगैरह मिल पाया है? क्या निशान उठाए गए हैं? एसपी ने धीरे से कहा। अभी प्रोसेसिंग चल रही है, पर मुझे जितना पता चला है उसके हिसाब से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, पर कुछ मिला तो है। क्या मिला है? क्या मिला है? कई स्वर एक साथ उठे। वही वो बात है जो मैंने बाद में बताने को कहा था, पर उसे बताने से पहले मैं अपने दोनों इंस्पेक्टर चंद्रा और चौहान साहब के लिए ताली बजाने की रिक्वेस्ट करता हूं। यही दोनों मेरे सुपरविजन में इस केस को देख रहे हैं। किसी ने ताली बजाने का प्रयास नहीं किया। इंस्पेक्टर चंद्रा और इंस्पेक्टर चौहान विभाग के सीनियर अधिकारी हैं। इन्होंने अपने कैरियर में कई महत्वपूर्ण केस निपटाए हैं। इन्होंने अपनी तुरंत बुद्धि का उपयोग किया है और रिजल्ट निकाले हैं। हमारे डीआईजी साहब ने भी इनकी तारीफ की है। अरे साहब, हम ताली जरूर बजाएंगे, एक सीनियर रिपोर्टर ने कहा, पर पहले पता तो चले इन्होंने अपनी तुरंत बुद्धि से क्या निकाला है। तुम ही बताओ भाई चौहान। एसपी ने माइक चौहान की तरफ खिसकाया। चंद्रा साहब को बताने दीजिए साहब। चौहान ने माइक चंद्रा की तरफ बढ़ाया। मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, गाली निकल जाती है। अरे माइक कौन है इडियट? एसपी फुफकारा। चलो चंद्रा, तुम ही बताओ। चंद्रा ने माइक ठीक से अपने सामने फिट किया। दोस्तों नमस्कार और थैंक्स एसपी साहब। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे केस क्रैकिंग कहा जाए, पर महत्वपूर्ण है। हम चाहते तो यही थे कि इस बात को इस स्टेज पर ओपन ना किया जाए, पर फिर हमने सोचा कि शायद इसे ओपन करने से केस में सहायता मिले। कभी कभी ऐसा होता है, जब अपराधी को पता चलता है कि उसके वाइटल डिटेल हमें मिल गए हैं, तो वह पैनिक होकर गलती करता है और हमारे शिकंजे में आ जाता है। हमें कातिल का कोई सुराग तो नहीं मिला है, पर शायद उसको आइडेंटिफाई करने में यह बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। हमें जो अंदाजा लगा है अब मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमें पता चला है कि कातिल लंबा आदमी है, कम से कम 6 फीट लंबा। दूसरी चीज यह है कि हमें उसके पैर के तलुओं के बारे में पता है। इससे यह पता चल गया है कि वह 9 या 10 नंबर का चप्पल, जूता या फिर सैंडल पहनता है। यह तो बड़ी खास बात है जनाब, उसी सीनियर रिपोर्टर ने कहा। पर आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास कोई एविडेंस है? बताता हूं। इंस्पेक्टर चंद्रा ने आनंद से मुस्कुराते हुए कहा। आप पहले बात सुन लीजिए, बल्कि पहले थ्योरी सुने। हमारी थ्योरी यह है कि कातिल रात के 4 बजे के करीब वाही साहब के मकान के पीछे पहुंचा। वह सीढ़ी या किसी तरह से पिछली दीवार पर चढ़ा। वहां से वह जामुन के पेड़ की एक मजबूत शाख के सहारे पिछले आंगन में उतर गया। वह सीधे बेडरूम में आया। वहां उसने दोनों को गोली मारी और ड्राइंग रूम का लैच वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इसमें कातिल की लंबाई या जूते का नंबर कहां से आ गया? किसी ने कड़वे स्वर में कहा। यह थी थ्योरी।
इंस्पेक्टर चंद्रा ने इत्मीनान से कहा। अब थ्योरी को सब्सटेंशिएट करने वाले प्रमाण या एविडेंस भी सुनिए। वाहिद साहब के मकान की पिछली दीवार मोटी है, करीब 10 इंच मोटी। इस दीवार की ऊपरी सतह पर पेंटिंग नहीं कराई जाती, दीवार में सामने सामने पेंटिंग कराई जाती है। सो ऊपरी सतह पर काई जमी जो धूप में सूख गई और काली पड़ गई। उस काली जमी हुई काई में हमें साफ व ताजे 2 पैरों के निशान मिले। इससे यह प्रमाणित हुआ कि जो आया वह नंगे पैर था, या तो वह चप्पल सैंडल पहने था या फिर जूते मुझे उतार कर चढ़ा था। इससे हमें इसके पैरों का नाप मिल गया। यह कोई प्रामाणिक प्रमाण तो नहीं हुआ जनाब, उसी सीनियर रिपोर्टर ने कहा। पता नहीं कब और किसके पैरों का निशान रहा होगा। हो सकता है जो दीवारों पर पेंटिंग करने आया हो उसके निशान हो। और काफी पहले क्यों? पैरों के इन निशानों की कार्बन डेटिंग कराएंगे क्या? रिपोर्टरों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, कई तो जोर से हंस भी पड़े। आप आगे तो सुनिए। चंद्रा साहब अप्रतिभ न हुए। हमने पेड़ पर चढ़कर देखा। जिस जगह पर पैरों के निशान थे वहां पर जामुन के पेड़ की शाखाएं थी, पर पतली और कमजोर थी। अगर उन्हें पकड़कर कोई उतरता तो टूट जाती और वो आदमी पिछले आंगन में गिरता। सबसे नजदीकी मोटी शाखा करीब 8 फुट पर थी। 1 फुट पकड़ने का स्पेस रखिए, 2-2.5 फुट हाथ की लंबाई रखिए, तो उस आदमी की लंबाई 6 फुट होनी चाहिए। हाँ भाई, यह बात तो विश्वसनीय लग रही है, किसी ने उस सीनियर रिपोर्टर से कहा। हमें लगा कि अगर वह आदमी पेड़ से उतरकर कमरे में आया होगा तो उसके पैरों के निशान तो जरूर आए होंगे। हमने फिंगरप्रिंट वालों से कहा कि वे निशान ढूंढने की कोशिश करें, पर मुसीबत यह थी कि पेड़ के नीचे थोड़ी सी जमीन थी जो कच्ची थी और बाकी में घास थी। वहां निशान कैसे मिलते? कमरे के सामने सीमेंटेड जगह थी, पर इतने लोगों का आना जाना हो चुका था कि सारे निशान आपस में मिल गए थे। उन्हें यहां भी कोई निशान नहीं मिला। ओह, किसी ने गहरी निश्वास ली। पर हमें एक निशान मिला। बाकी तो सब निशान घुल मिल गए थे, पर कमरे के स्विच बोर्ड के ठीक नीचे पैरों के निशान मिल गए। यहां किसी के आने का सवाल नहीं होता, इसलिए यह निशान बच गया। आपको जानकर खुशी होगी कि फिंगरप्रिंट वालों ने साफ कह दिया है कि दीवार पर मिला निशान और स्विच बोर्ड के पास मिला निशान एक ही व्यक्ति का है। तब हमारे ध्यान में आया कि अगर हमारी थ्योरी सही है तो वह आदमी ड्राइंग रूम से होते हुए दरवाजा खोलकर बाहर गया होगा। बाहर के दरवाजे में मजबूत ऑटोमेटिक लैच लगा है। इस लैच की खासियत यही है कि सिर्फ जोर से मिला देने से दरवाजा लॉक हो जाता है। अब इसे बाहर से बिना चाबी के नहीं खोला जा सकता। अंदर से सिर्फ नाप घुमाने पर दरवाजा खुल जाता है। अगर आदमी बाहर गया होगा तो उसने नाप घुमाया होगा, और अगर उसने दस्ताने नहीं पहने होंगे तो उसके हाथ के निशान जरूर आए होंगे। चंद्रा जानबूझकर चुप हो गया। तो क्या हुआ? वही सीनियर रिपोर्टर बोला, क्या निशान मिले? सभी चंद्रा की तरफ उत्कंठा से देख रहे थे। जी हाँ जनाब, चंद्रा मुस्कुराया, हमें दाहिने हाथ के अंगूठे के निशान साफ साफ मिले। सबसे पहले उसी सीनियर रिपोर्टर नरेंद्र ने ताली बजाना शुरू की, फिर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इंस्पेक्टर चंद्रा और चौहान के साथ एसपी भी मुस्कुराते हुए तालियों का आनंद लेते रहे। जब तालियां कम हो गईं तो चंद्रा ने फिर कहा, अब हमारे पास कातिल की लंबाई है, उसके पैरों की नाप है, जूते का नंबर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान भी है। हमने यही किया है। और ध्यान दीजिएगा, एसपी बोला, हमारे इन धुरंधर इंस्पेक्टरों ने यह जानकारी कत्ल होने के 8 घंटों के अंदर प्राप्त कर ली है। आपको शिकायत रही है ना कि हम काम नहीं करते, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं जल्द ही कातिल फांसी के तख्ते पर होगा। अब क्या बचा? किसी ने कहा, अब तो सिर्फ कातिल को ढूंढना ही है, वो तो आप पाताल से भी ढूंढ लेंगे। संदीप ने हाथ उठाया। हाँ संदीप, एसपी संदीप को जानता था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज इन्वेस्टिगेटर से कोई क्यों नहीं बोल रहा है, कोई पुलिस की इस थ्योरी को काट क्यों नहीं रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है एसपी साहब, संदीप ने कहना चाहा। बोलो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या सवाल है तुम्हारा? मेरा कोई सवाल नहीं है, संदीप ने आहिस्ते से कहा। मैं कुछ तथ्य कहना चाह रहा हूं। इंस्पेक्टर चंद्रा और इंस्पेक्टर चौहान ने याचना भरी निगाहों से संदीप को देखा। संदीप ने निगाहों ही निगाहों में उन्हें आश्वस्त किया। कौन था ऐसा जिसे बहुत कुछ मालूम था?
कौन था वो जिसे मालूम था कि पीछे के घर के अंदर घुसा जा सकता है, जिसे यह भी मालूम था कि वही अपने कमरे के दरवाजे में बिना कुंडी बंद किए सोता है। किसे घर का पूरा जुग्राफिया मालूम था, जिसे पता था कि बाहर के दरवाजे में लैच वाला ताला लगा हुआ है। कौन था वह? एसपी ने विस्मय से संदीप को देखा। जरूर वो वाही का परिचित रहा होगा, जानकार रहा होगा। वो कई बार वाही के यहाँ आया गया होगा, इतना आया गया होगा जैसे वहीं रहता रहा हो। तभी ना उसे मालूम था कि वाही बेडरूम बंद करके नहीं सोता। वह कोई ऐसा पुराना अपराधी नहीं लगता जो वाही से खार खाए बैठा हो और बदला लेने का मौका ढूंढ रहा हो। अरे कौन हो सकता है ऐसा? चंद्रा ने भी अचरज से कहा। यह ढूंढना आपका काम है सर। संदीप एकदम गंभीर था। मेरे मन में शंका आई तो मैंने कह दिया। तुम्हारी थ्योरी का तो संदीप ने कूड़ा कर दिया चंद्रा। एसपी ने इंस्पेक्टर चंद्रा की तरफ देखा। इंस्पेक्टर चंद्रा के साथ ही इंस्पेक्टर चौहान ने भी संदीप की ओर गुस्से से देखा। नहीं सर, मैंने चंद्रा साहब की कोई थ्योरी नहीं काटी है। संदीप खड़ा हुआ। बल्कि मैंने तो इसे कॉम्प्लीमेंट किया है। आज जिस तरह से इन दोनों इंस्पेक्टर साहबों ने एनालिसिस की है और मेहनत के साथ एविडेंस कलेक्ट किया है, वाकई तारीफ के काबिल है। मेरी ताली भी इनके साथ है। संदीप ने ताली बजाना शुरू किया, फिर तो सभी तालियां बजाते हुए खड़े हो गए। हाल में देर तक तालियां बजती रहीं। एसपी उठ गया, रिपोर्टर भी हाल से बाहर जाने लगे। संदीप उठकर इंस्पेक्टर चंद्रा की ओर बढ़ा, जो कुछ पुलिस वालों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। चौहान भी पास ही था। संदीप पहुंचा पास में तो चंद्रा ने उसे देखा। चंद्रा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपसे भी चौहान साहब। क्या बात है संदीप? इंस्पेक्टर चंद्रा इतने प्यार से बोला कि संदीप दंग रह गया। आज तुमने हमारा झंडा और कंधा दोनों ऊंचा कर दिया। इतनी तारीफ मुझे जिंदगी में नहीं मिली। डीआईजी साहब ने काफी पिलाई और एसपी ने मेरे लिए तालियां बजवाई। यार मुझे तो तारीफ ही पहली बार मिली है। चौहान का चेहरा चमक रहा था। नहीं तो अधिकारी साले तो हमेशा मुझे गाली ही देते रहे। मुझे आपसे कुछ कहना है चंद्रा साहब, संदीप ने फिर कहा। अरे तो बोलो ना भाई, कुछ भी बोलो, बताओ। यहां नहीं, जरा इधर आइए। संदीप दोनों को पीछे वाले दरवाजे से बरामदे में ले गया और एक कोने में खड़ा हो गया। क्या बात है यार, बड़ा सस्पेंस बना रहे हो। आप दोनों को कुछ देना है, एक गिफ्ट। गिफ्ट? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। जी हां, एक खास गिफ्ट। पर गिफ्ट की क्या जरूरत थी? चंद्रा जरा उलझ रहा था। हमने किया ही क्या है, इसे तुमसे अच्छा कौन जानता है। सही मायनों में तो गिफ्ट हमें देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमारी वाहवाही हुई, तालियां बजी, पर मैं पुलिस वाला हूं, कोई भी मुफ्त की चीज नहीं छोड़ सकता। लाओ गिफ्ट दो। चौहान चहक रहा था। संदीप ने अखबार में लिपटा पैकेट चौहान के हाथ में दे दिया। ये क्या है यार? चौहान बोल जा। कहा तो गिफ्ट है, खोल कर देखिए। चौहान ने तेजी से अखबार खोला। अंदर टूटी हुई रबड़ की चप्पल बरामद हो गई। अबे मजाक कर रहा है क्या? उसने चप्पलें छोड़ दी जो जमीन पर गिर गई। हरामजादे, हमसे मजाक करता है? जानता नहीं मैं कौन हूं? चौहान की आंखें लाल हो गईं, आवाज तेज हो गई। एक मिनट। इंस्पेक्टर चंद्रा ने झुककर चप्पलें उठा ली। मैं संदीप को जानता हूं। यह मजाक करता है, बीहड़ मजाक करता है, पर ऐसे नहीं करता। यह क्या है संदीप? कल भी तो आपको अपने डीआईजी व एसपी से वाहवाही लेनी है, कल भी तो तालियां लेनी है। यह उसी का सामान है चंद्रा साहब। यह उस आदमी की चप्पलें हैं जो वाही की पिछली दीवार से अंदर आया था। देख लीजिए, ये 9 नंबर की चप्पल है। हाँ है तो, पर ये तुम्हें कहां से मिली? चप्पलें टूट गई होंगी, सो वह टूटी चप्पल पहनकर तो निकल नहीं सकता था। उसने इसे वहीं कूड़े के ढेर में फेंक दी थी। इसका करना क्या है? चौहान भी आंख फाड़े सुन रहा था। अरे बनवा कर पहना कीजिएगा चौहान साहब, अभी भी 6-8 महीना चल जाएगी, फिर आपको तो फिट भी आएगी। मैं गाली नहीं दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि तू पक्का हरामजादा है। मतलब तुम जानते हो, चतुर, चालाक। तभी एक हवलदार ने आकर सैल्यूट किया। आप दोनों को एसपी साहब ने याद किया है जनाब। आते हैं। चंद्रा अभी भी विस्मित था।
जाने के पहले एक सामान और संभाल लीजिए। कुछ महीना पहले किसी बात पर वाही ने अपने नौकर को इतनी बुरी तरह से मारपीट कर निकाल दिया था कि वह खून से लथपथ हो गया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है संदीप? पुलिस वाले मारपीट करते ही ऐसा है कि आदमी खून से लथपथ हो जाता है, चौहान ने कहा। बड़ी बात यह है सरकार कि उस नौकर की उम्र 20-22 साल की थी, उसका नाम रामू था और वह दुबला पतला करीब 6 फीट लंबा था। 6 फीट का? दोनों बुरी तरह से चौंके। कौन है ये? कहां रहता है? जितना सामान था दे दिया, बाकी आप अरेंज कर लेना। संदीप बिना कुछ और कहे वापस जाने के लिए मुड़ गया। मैंने कहा था ना, साला पक्का हरामजादा है, चौहान बोला। हरामजादा गाली नहीं है, साला गाली है। उस नौकर के पास तो मोटिव भी है, चंद्रा सोच रहा था। आज कुछ ना कहना, कल बताया जाएगा। वे दोनों एसपी के कमरे की ओर चल दिए। संदीप बाहर पहुंचा। जौहरी और रितेश बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अब कहां जाना है? संदीप ने पूछा। ऑफिस, बुढ़ाऊ ने बुलाया है। रितेश, तुमने जवाहर स्क्वायर पर डायमंड लॉकर्स देखा है? जवाहर स्क्वायर देखा है, डायमंड लॉकर्स नहीं देखा है। पता चल जाएगा। उसमें लॉकर नंबर 95 है। अरे होगा ही, क्या बड़ी बात है। लॉकर में डिजिटल लॉक है, कोड है 69996। फिर तुम जाकर लॉकर खोलो और उसमें जो भी सामान हो लेकर ऑफिस पहुंचो। सामान ऑफिस में प्रॉपर्ली सिक्योर करो, यह जरूरी है। लॉकर सर्विस 24 घंटे खुली रहती है। पर मैं बाइक नहीं लाया हूं। हम दोनों तो ऑटो से आए हैं। ऑटो या टैक्सी से चले जाओ। चलो जौहरी, बैठो। जौहरी संदीप की बगल में बैठ गया। संदीप ने गाड़ी बढ़ा दी। पर 4-4 गोली चली और किसी ने कुछ सुना नहीं। रात के 4 बजे गोली की आवाज तो धमाके जैसी रही होगी। चाहे एसी चले, चाहे पटाखा चले, आवाज तो सुनी जानी चाहिए। पर क्या साइलेंसर? संदीप रास्ते भर सोचता रहा।